हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का अपना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये चैप्टर आपके सिलेबस में पहली बार आया है, आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पहली बार बच्चों आपके सामने आया है और इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको समझने में प्रॉब्लम होती है और उन टर्म्स को समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप लोग इसको बोलते हैं कि चैप्टर टफ है, नहीं हो पाएगा हमसे। पर ऐसा नहीं है, ये स्कोरिंग चैप्टर में आता है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो इसलिए पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो समझ लिए सारे क्वेश्चन आपके बड़ी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में लिखा हुआ ट्राई का मतलब होता है बेटा तीन, थ्री। गॉन का मतलब होता है साइड और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी तीन साइड का मेजरमेंट। अभी तीन साइड वाला क्लोज फिगर कौन सा होता है? ट्रायंगल होता है। लेकिन अब आप कहेंगे सर कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल तो बहुत टाइप के होते हैं, आपको राइट एंगल ट्रायंगल की बात करनी है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में आपको बस ट्रायंगल पढ़ना है और वो भी ट्रायंगल का कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है। यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर ट्रायंगल के फॉर्म में हमें मिलेगी, हर बार प्रॉब्लम आएगी ट्रायंगल के फॉर्म में आएगी, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में आएगी। चलिए इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। अब जैसे कि देखिए इसके इंट्रोडक्शन में कुछ ये एनसीईआरटी में ये बता रखे हैं आपके सामने, जैसे कि ये एक कुतुब मीनार दे रखी है, यहाँ पर एक बच्चा है। समझ लीजिए आप हैं और दिल्ली घूमने गए, लेकिन आपके पास एक पेट है, पालतू तोता, और वो तोता उड़ के यहाँ ऊपर बैठ गया। अब आप उसको बुला रहे हो, मिट्ठू नीचे आओ, मिट्ठू नीचे आओ। मिट्ठू के पास आवाज़ जा रही नहीं जा रही पता नहीं। आपको पता करना है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो। आप यहाँ से देखोगे कि आपने कितना ऊपर की तरफ देख रखा है, तो अपनी नेक को यहाँ इस ग्राउंड के लेवल से कितना ऊपर उठा रखा है वो तो आप मेजर कर लोगे बड़ी आसानी से। और यहाँ से कितनी दूरी पे आप खड़े हो वो देख लोगे। और बस जैसे ही दोनों चीज़ें पता चलती है ना, आप तुरंत बता सकते हो कि इसकी हाइट कितनी है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। आप ये दोनों चीज़ें फाइंड कर सकते हो बस यहीं से खड़े खड़े। तो ये हुआ ना यूज ट्रिग्नोमेट्री का। और एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप रहते इस घर में, बहुत बड़ा घर है आपका, बहुत अमीर हैं आप, और आपके घर के बगल में एक बढ़िया सी नदी बह रही है, ठीक है। उसके नदी के उस तरफ एक मंदिर है और मंदिर के इस तरफ एक बच्ची बैठी हुई है, वो आपको देख रही है, आप उसको देखते हैं, वो आपको देख के हाथ हिलाती है। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। लेकिन आज वो लड़की आपका इंतजार कर रही है, वो कह रही है कि आप कब आओगे। क्यों? क्योंकि आज है रक्षाबंधन, आज वो राखी लेकर के बैठी हुई है और आपको आज जाना है। तो आपको ये देखना है कि आखिर इसकी चौड़ाई कितनी है नदी की। तो आप यहाँ से देखोगे कि जो आप यहाँ से देख रहे हो, आपके घर से यहाँ पे जो ऊपर का एंगल बन रहा है ये वाला, आपको ये एंगल दिखना होगा। अभी आपने एंगल मेजर कर लिया, आराम से निकल आएगा। और घर की हाइट जो है वो तो आपको पता ही होगी। तो उसके बाद आप ये निकाल सकते हो कि आखिर इस नदी की चौड़ाई। आप कहोगे सर नदी की चौड़ाई से क्या करना है हमको? अरे भाई, नदी की जब चौड़ाई निकाल लोगे ना, विड्थ निकाल लोगे, तभी तो नाव चला के जाओगे, कितना टाइम लगेगा, समझ गए। तो देख रहे हैं आप, इस ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग ऐसी चीज़ें जो पॉसिबल नहीं होती हैं आसानी से, मतलब बहुत ही आसानी से आप मेजर नहीं कर सकते। अब नदी की चौड़ाई कैसे है? इंची टेप लेके जाओगे, इंची टेप भी बह जाएगा, तुम भी बह जाओगे, समझ गए। इसलिए आप कुतुब मीनार के ऊपर कैसे नापोगे? जाके नापने जाओगे, पहले वो कहीं और चला गया, तुम कहीं और चले गए, तुम ऊपर से ऊपर ही चले गए और इंची टेप तुम्हारा नीचे आ गया, समझ गए। तो इस तरह की चीज़ों को करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती बेटा। चलिए, अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आगे इसमें करना क्या है। आपने समझा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ पे होगा, आखिर उसका मतलब क्या है। अब हम समझते हैं कि आखिर हमको क्वेश्चन किस टाइप के करने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सबसे पहले हमको समझना होगा। अब ये रेशियोज क्या चीज़ है, उससे पहले आपको कुछ टर्म्स याद करने पड़ेंगे। हमारे यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, वो 6 होते हैं बेटा, 6 होते हैं। 6 में आपको 3 याद करने की पॉजिटिव वाले और 3 उसके जस्ट अपोजिट वाले जो फाइट करने के लिए तैयार रहते हैं। जस्ट अपोजिट है वो। सर अपोजिट किस बात पर? क्या साइन निगेटिव होगा? नहीं, अपोजिट का मतलब ये है कि अगर आप इधर बोल रहे हो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो उधर जाके डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर हो जाएगा। यानी कि अगर आपका एक इधर वाला जैसे साइन है, साइन आपका p/h है, तो कॉसेक क्या हो रहा है? h/p हो रहा है। अगर आपका कॉसेक b/h है तो सेक क्या हो रहा है? h/b हो रहा है। देखना जस्ट इसका उल्टा, अगर tan आपका p/b है तो कॉट हो जा रहा है आपका b/p। यानी कि देख रहे हैं आप, यहाँ p ऊपर है और b नीचे, यहाँ पर b ऊपर है और p नीचे। इसका मतलब ये इनके क्या हो गए? जस्ट रेसिप्रोकल हो गए, बिल्कुल सामने वाले, जस्ट उल्टा, समझ गए। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये जो है p है, h है, b, ये आए कहाँ से? तो देखिए ये ट्रायंगल बना हुआ बेटा, ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमने 90 डिग्री यहाँ पे बना रखा है। उसके बाद हम देखते हैं एंगल ए, इन सबके आगे लगा हुआ है। अब एंगल ए लगा हुआ है तो हम ए से बात करते हैं, लेकिन अगर सी लगा होता तो हम सी से बात करते हैं। तो जिस भी एंगल को यहाँ पे लिखा हुआ होता है ना, उसके जस्ट सामने वाली साइड आपकी हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी वो उसका एल्टीट्यूड होता है और उसको हम पी से दिखाते हैं। यानी कि ये तो पता चल गया कि आप एंगल के सामने वाली साइड पी हो गई। और जो भी एंगल आपका 90 डिग्री होगा ना, उसके फ्रंट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, यानी उसको हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। अब आपका परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया, तो बचा क्या? बेस बचा। जो साइड बच रही होती है उसको आप बेस सपोज कर लेते हैं। अब यहीं पर आप सपोज कीजिए कि आपके पास ये वाला एंगल होता, अगर ये वाला एंगल होता बेटा तो इसके सामने वाली साइड पी ए हो जाती। अब पी ए हो जाता
तो बेस ये हो जाता। तो अगर सर इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, नहीं, इसमें कोई इंटरफेयर आप नहीं करेंगे। हाइपोटेन्यूज हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड को ही हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा। चलिए इतना कंफर्म हो गया। अब उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक देखिए आप बच्चों, यहाँ पर बच्चे इससे लर्न करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इसे याद कर सकते हैं इस तरीके से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरीके से आप कैसे, जो पहला वाला है ना ये P/H ये साइन के लिए इंडिकेट करता है, जो दूसरा है B/H ये कॉस के लिए इंडिकेट करता है, और तीसरा ये जो P/B है ये टैन के लिए इंडिकेट करता है। अगर साइन कॉस टैन आपने यहाँ से लर्न कर लिया तो इनके जस्ट अपोजिट वाले तो आप उल्टा कर ही लेंगे। इस तरीके से ये बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टैन का। टैन का एक और फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस है, ठीक है। अब साइन अपॉन कॉस में क्या करना पड़ेगा कि जैसे साइन ए की वैल्यू मिली आप ऊपर रख देंगे, कॉस ए की नीचे रख देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो टैन की हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर टैन की वैल्यू में P है, B है, बट H नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन ए में ना यहाँ की वैल्यू P/H यहाँ पर पुट करी, और कॉस ए में नीचे की वैल्यू जो B/H यहाँ पुट करी, तो दोनों में H कैंसिल हो गया, बचा P/B, जैसे कि आप यहाँ आ गया। और सिमिलरली इसका उल्टा ये होता है ना। चलिए आपने ये सब चीज़ें तो पढ़ ली हैं, ठीक है ना। अब बच्चों हम लोग समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो है ना हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है, यानी कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? AC, यानी AC का मतलब है हाइपोटेन्यूज, तो उसका स्क्वायर कर लेते हैं। उसके बाद जो बाकी दो साइड्स बचती हैं उनको लिख लेंगे। तो AB और BC हमारी दो साइड बच रही हैं, तो यहाँ पहले हम लिखेंगे AB और AB कर लेंगे स्क्वायर, फिर लगाएंगे प्लस, और उसके बाद जो दूसरी साइड हमारी है BC उसको भी हम यहाँ पर ऐड करके लिख लेंगे और उसका भी कर देंगे स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसी थ्योरम की हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्री के अदर रेशियोज को फाइंड कर लेंगे और उनके भी यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर हम लोग बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब समझते हैं हम लोग कि सम इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्क्वायर्स आपके ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, डिस्टेंस फार्मूला में भी आते हैं, आपके सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं, लीनियर इक्वेशन में भी सॉल्व हो जाते हैं, यानी कि ये बीच बीच में बहुत जगह पर आते हैं। अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं ना तो आपके कम से कम बोर्ड में 3 से 4 मिनट तो बच ही जाएंगे, और वो 3-4 मिनट कितने इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं। चलिए इसके स्क्वायर्स आपको बताता हूँ कितने होते हैं। इस तरीके से आपने सारे स्क्वायर जो है निकाल लिए। ये सारे स्क्वायर्स आपको बच्चों पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग समझते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी एंगल्स के बेस पे इन रेशियोज को कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, हमारे जो सिलेबस में है वो 0 है, 30 है, ये डिग्रीज में है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री। बस इतने एंगल आपको फाइंड करने हैं बच्चों। और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज निकालेंगे हम लोग, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन लिख लेंगे, फिर उसके बाद लिख लेंगे क्या, कॉस, फिर यहाँ लिख लेंगे टैन। ओके, यहाँ पर टैन लिख लेंगे और यहाँ पर हम उसके बाद फिर कॉसेक भी लिख लेते हैं। चलिए अच्छा, कॉसेक लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर सेक लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर कॉट लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यूज हमने सारी मतलब लिख ली जिनकी ये हमारे रेशियोज हैं, ये हमारे क्या है, ये रेशियोज हैं, और ये हमारे डिग्री में एंगल हैं। अब यहाँ पर होना क्या है कि इनकी सबकी वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज होती कितनी हैं वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि बस एक ही वैल्यू लर्न करनी है, एक की, किसी 6 में से सिर्फ एक की वैल्यू लर्न करनी है आपको, और बाकी के 5 की सारी वैल्यूज आपको अपने आप याद आ जाएंगी। बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आपको। देखिए साइन 0 की वैल्यू बेटा होती है 0, ठीक है, ये आपको लर्न करना है। साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2, ये आपको लर्न करना है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, इतना आपने देख लिया। अब कॉस में जब निकालनी है ना तो इसको उठा करके ऐसे इसको घुमा दीजिए, ऐसे रोटेट कर दीजिए, मतलब जो ऐसे सीरीज सीधी गई ना यहाँ से ऐसे, तो इसको उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे इधर पहले 0 है, इधर लास्ट में, तो आप इसको घुमा के ऐसे घुमा देंगे तो 1 पहले आ जाएगा ना, तो कॉस में आप उल्टा कर देंगे, कॉस का पहला 1 आ जाए। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर ये सेकेंड नंबर पर पीछे से आ रहा है तो आपका ये हो जाएगा √3/2, और कॉस 45 कितना हो जाएगा, वो जाएगा आपका 1/√2, फिर ये आपका इधर आ जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाली लाइन को जस्ट ट्विस्ट कर दिया, ऐसे घुमा दिया, ठीक है ना। अब टैन कैसे निकालेंगे, टैन का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था बेटा, साइन अपॉन कॉस होता है। तो टैन का निकालने के लिए क्या होता है, साइन ऊपर है कॉस नीचे, इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। तो 0 में से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, तो 0 ही बचेगा आपका। फिर इसमें से इसको डिवाइड करिए आप, तो क्या आएगा, नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1/√3। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो दोनों सेम है, अब दोनों ही सेम है तो आप बचेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। उसके बाद 60 में आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए इन पर डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा सिर्फ और सिर्फ √3।
और यहाँ पे 0 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कैन नॉट फाइंड आएगा। इसको हम लोग इनफाइनाइट से लिखते हैं ऐसे, इसकी वैल्यू तो निकलेगी नहीं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, कॉसेक निकालते हैं। मैंने अभी कहा था कि कॉसेक साइन का अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट कैसे, अगर साइन जो भी आ रहा है उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। तो देखिए साइन क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है, साइन 0 में 0 है। अब 0 के नीचे कुछ नहीं लिखा होता तो 1 लिखा होता है अपना, ठीक है। अब 0.1 है, लेकिन इसको क्या लिखेंगे 1/0, यानी कि कॉसेक 0 की वैल्यू कैन नॉट फाइंड आएगी, यानी कि इनफाइनाइट आ जाएगी बच्चों। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि कॉसेक 30 क्या होगी, जो भी साइन 30 की थी उसको उल्टा कर दो। ये 1/2 थी ना, इसको आप कर दोगे 2/1, तो 2/1 हो जाएगी। तो 1 तो लिखते नहीं नीचे वाला, तो बस 2 लिख दीजिए। उसके बाद कॉसेक किसकी आ जाएगी, 45 की क्या आ जाएगी, 45 में आपका √2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 हम लोग लिखते नहीं है, आप चाहे तो लिख दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद कॉसेक 60 की क्या हो जाएगी, ये √3/2 है, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3। कॉसेक 90 कितनी हो जाएगी, अब 90 की तो वैल्यू 1 है, तो 1 का अपन तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर कोई चेंज ही नहीं आएगा। अब निकालते हैं हम लोग सेक की वैल्यू। तो सेक कैसे हो जाएगा, सेक हमारा कॉस का अपोजिट होता है। तो कॉस कितना था, 1 था, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 ही होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अपोजिट का मतलब रेसिप्रोकल वाला चेंज कर रहे हैं। अब सेक में ये वाली वैल्यू आ रही है √3/2, तो इसको क्या लिखेंगे 2/√3। फिर सेक किसकी निकाल रहे हैं 45 की, तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा अपना √2/1। फिर सेक 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप देखेंगे cos 60 कितनी थी 1/2, तो इसकी हो जाएगी 2/1, यानी कि सिर्फ 2 आएगा। और सेक 90 की निकालनी है, तो cos 90 कितनी वैल्यू थी, देखिए cos 90 की थी 0, और 0 का आप अपोजिट करोगे तो क्या होगा 1/0, और 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, यानी कैन नॉट फाइंड। उसके बाद आती है हमारी लास्ट वैल्यू कॉट की। तो कॉट किसका अपोजिट होता है, tan का अपोजिट होता है। tan हमारा 0 है, और 0 को आप अगर 1/0 लिखोगे तो क्या आएगा, इन्फाइनाइट आएगा, कैन नॉट फाइंड। उसके बाद हम लिखते हैं cot 30 की वैल्यू। तो cot 30 के लिए tan 30 देखिए कितना है 1/√3, इसको क्या लिखोगे आप √3 और अपॉन में 1, तो 1 तो लिखते नहीं है। और cot 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan 45 की 1 है, तो cot 45 की वैल्यू भी 1 ही रहेगी। अब cot 60 की वैल्यू देखिए आप, यहाँ पर tan 60 कितनी √3 है, तो cot इसकी क्या हो जाएगी 1/√3 हो जाएगी। अब देखते हैं tan 90 कितनी है, tan 90 का इन्फाइनाइट है बेटा। अब इन्फाइनाइट का मतलब होता है 1/0, और 1/0 का आप फिर से करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी, यानी इसका क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने पूरी टेबल जो है लर्न कर ली सिर्फ एक वैल्यू से। तो साइन की आप सिर्फ लर्न कर लीजिए, बाकी सब आप इसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत ही जल्दी सब याद हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। देखिए आइडेंटिटी से हमेशा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आइडेंटिटी से आता है और एक शॉर्ट भी आता है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका आइडेंटिटीज वाला है। अब आइडेंटिटीज हमारे पास कितनी होती है बच्चों, अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी मेजर हमारी 3 आइडेंटिटीज हैं आपके सिलेबस में। वो कौन कौन सी हैं, एक होती है बच्चों साइन स्क्वायर, अभी ए लेके चल रहे हैं तो ए ही लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है आपका 1, ठीक है, ये हो गया। फिर सेकेंड होती है आपकी सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है। फिर थर्ड होती है आपकी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये 3 आपकी आइडेंटिटीज हैं, ये मेजर आपको यही बड़ी बड़ी जो आइडेंटिटीज है ना, ये 3 लर्न करनी है। लेकिन इन तीनों से क्या सर इतने से काम चल जाएगा, नहीं इतने से काम नहीं चलेगा, इन सब के बारे में थोड़ा सा और जानना पड़ेगा। देखिए अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अगर साइन स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो कॉस को इधर भेज देंगे, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक इस आइडेंटिटी से एक और नया रूल निकल के आ गया है, तो इसका भी यूज बहुत ज्यादा किया जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कॉस निकालना चाह रहे हैं तो कॉस निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे आप, इसको कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब साइन को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बस जैसे मैं लिख करके आपको बता रहा हूं, आपको लिख लिख करके ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि मैंने आपको लिख के दिखाया कि इसकी 2, आपको भी लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको अपने आप याद हो जाएगा। अदरवाइज आप पढ़ के याद करेंगे तो बच्चों थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आप भूल जाएंगे बार बार। उसके बाद इससे निकालते हैं, चलिए सेक से क्या लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे सेक की तो वैल्यू है, अब यहाँ पे tan की निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ सकती है, 1 को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और अगर यहाँ से निकालते हैं हम दोनों को अंदर कर देते हैं तो क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो गई। अब इसी तरीके से हम इसका बना लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पे हम कॉट की वैल्यू निकालते हैं कॉट स्क्वायर ए, तो हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अगर हम इस कॉट को ही अंदर भेज देते तो हमारा क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1।
यानी कि आप यहाँ से देख रहे हैं कि इससे यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं, यहाँ पर इससे ये 2 बन रही हैं, और यहाँ पर ये इससे 2 बन रही हैं, ठीक है ना। बस इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। समझ लीजिए लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाएगा, इनकी हेल्प से ही आप कर पाओगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेटा पूरा जो अपना ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन इतने टाइम में अगर आपने दे दिया ध्यान से और समझ लिया, तो एक बार में कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बस चुटकी में निकलने लगेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक्सरसाइज के साथ। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज अगली क्लास में। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करके रखिए बच्चों।